नमस्कार। इस व्याख्यान में आज हम लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे और क्विकली ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन बनते हैं और वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो चैप्टर थोड़ा सा तुलनात्मक रूप से बड़ा है, तो इसलिए हम कोशिश करेंगे इस चैप्टर को 2 या 3 पार्ट्स में कवर करने का। तो आज के लिए फर्स्ट पार्ट रहेगा जिसमें हम सबसे पहले अध्ययन करते हैं लैंड रिसोर्सेज यानी लैंड यूज। एग्रीकल्चर वाले टॉपिक को बाद में देखते हैं। तो सबसे पहले लैंड इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह भूमि कहलाती है और भूमि यानी लैंड जो है वो ऑक्युपाइड होती है रिवर के द्वारा या ट्रीज के द्वारा या रोड या बिल्डिंग्स के द्वारा, या उस पर एग्रीकल्चर लैंड हो सकती है। ठीक है, तो ये विभिन्न डिफरेंट टाइप से ज़मीन का जो यूज हम कर रहे हैं उसको बोला जाता है लैंड यूज, जो आपका आज के लिए टॉपिक रहने वाला है। और लैंड का यूज करना अपने आप में एक प्रकार से रिसोर्स है। क्योंकि लैंड का यूटिलाइजेशन करके ही हम उससे विभिन्न टाइप्स के प्रोडक्शन लेते हैं। जैसे मान लो आपने उस पर एग्रीकल्चर की है तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगा, यदि उस पर इंडस्ट्री लगाई है तो उसका जो प्रोडक्शन होगा वो इंडस्ट्रीज के जो प्रोडक्ट हैं उसके रूप में हमें दिखाई देगा। इसी प्रकार से लैंड को हम अलग अलग पर्पज़ के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो उस पर आपने कोई स्कूल बनाया है या कोई रोड बनाया है या उसके ऊपर कोई रेलवे लाइन बनाई है या कोई पार्क बनाया है या वो खेल का ग्राउंड है या वो खेत हैं जिसके ऊपर आपने क्रॉप्स को पैदा किया है या उसके ऊपर कोई पॉस्चर लैंड यानी चरागाह है जिसके ऊपर एनिमल को ग्रेज यानी चराया जाता है। तो इस प्रकार से डिफरेंट यूज जो होते हैं वो लैंड यूज की कैटेगरीज कहलाती हैं। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लैंड यूज कैटेगरीज क्या होती हैं, आप उनको किस प्रकार से डिफाइन करेंगे। तो ज़मीन का अलग अलग पर्पज़ से यूज करना लैंड यूज कहलाता है। ठीक है, तो लैंड यूज की जो मेन कैटेगरीज हैं वो इस प्रकार से हैं। और भारत के अंदर जो लैंड है उसकी किस प्रकार से हम उसको यूज कर रहे हैं उसके बारे में सर्वे ऑफ इंडिया ये उसकी मेजरमेंट करता है। आजकल सैटेलाइट इमेजनरी के माध्यम से भी लैंड यूज का या उनकी कैटेगरीज का हम मेजरमेंट करते हैं। तो जो मेन क्वेश्चन आपका रहने वाला है यहाँ पर लैंड यूज की कैटेगरीज, तो वे कैटेगरीज कौन सी है। नंबर 1 है फॉरेस्ट, कि फॉरेस्ट के अंतर्गत फॉरेस्ट में वो सारा एरिया कवर्ड होता है जिसके ऊपर किसी न किसी प्रकार से एक्चुअल फॉरेस्ट कवर होता है, तो यानी वास्तव में उस पर पेड़ पौधों का आवरण है। तो ये लैंड यूज का फर्स्ट कैटेगरी है फॉरेस्ट के अंतर्गत ज़मीन। ठीक है, और इसी प्रकार से सेकंड वन आता है बैरेन एंड वेस्टलैंड, यानी बंजर भूमि और आर्द्र भूमि। तो ऐसी भूमि जो किसी भी प्रकार से यूज नहीं की जा रही है या उसके ऊपर हिली एरिया, हिली ट्रेन्स यानी पहाड़ी क्षेत्र हैं, या वो एक डेजर्ट लैंड है या वो एक रिवाइन लैंड है यानी जैसे चंबल के बिहड़ हैं। तो इस प्रकार की भूमि को बैरेन लैंड कहा जाता है, जो किसी भी प्रकार से कल्टीवेशन के अंतर्गत तो नहीं है, लेकिन यदि टेक्नोलॉजी आपके पास अवेलेबल है तो हम इसको एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सेकंड कैटेगरी है। इसी प्रकार से जो थर्ड वन है लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूज। तीसरी प्रकार होती है कि भूमि का वह भाग जो एग्रीकल्चरल यूज में नहीं यूज किया जाता है। उसके अंतर्गत कोई सेटलमेंट यानी बस्तियां हो सकती हैं जो रूरल या अर्बन सेटलमेंट हो सकती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है जिसके अंतर्गत रोड हो, कैनाल हो, ये सब रेलवे लाइन हो सकती है। इसी प्रकार से इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत यूज की जाने वाली ज़मीन या उसके ऊपर मार्केट या शॉप्स बनी हुई हैं, दुकानें बनी हुई हैं,
ठीक है, तो इस प्रकार की या वो किसी द्वितीयक या तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आने वाली जमीन है। फोर्थ कैटेगरी आती है एरिया अंडर परमानेंट पॉस्चर और ग्रेजिंग लैंड। स्थायी चरागाह के अंतर्गत प्रयोग की जाने वाली भूमि। तो ऐसी भूमि ग्रामीण एरिया में पंचायत की भूमि या सामलात भूमि कहलाती है, या वो गवर्नमेंट की होती है, यानी वो गवर्नमेंट के अंडर होती है, लेकिन उसके ऊपर एक परमानेंट चरागाह है जिसको वहाँ के जो कॉमन पीपल्स हैं वो यूज करते हैं। इसीलिए इस ज़मीन को कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है एरिया अंडर मिसलिनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव्स नॉट इंक्लूडेड इन नेट जोन एरिया। वह भूमि जिसके ऊपर विविध प्रकार के पेड़ और फसलें हैं, लेकिन ये ज़मीन नेट जोन एरिया जो कुल बोया गया क्षेत्र है उसमें शामिल नहीं है। उसको छोड़कर जो ज़मीन है वो इस कैटेगरी में आती है, जिसके ऊपर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे या फलों के पेड़ हो सकते हैं। ये प्राइवेटली ऑनर्ड भूमि भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कल्चरेबल वेस्टलैंड। ऐसी भूमि जो कृषि योग्य बंजर भूमि है या वेस्टलैंड है, व्यर्थ भूमि है। तो अभी वो ऐसी भूमि है जिसको छोड़ा गया है लेफ्ट फॉलो यानी उसको अभी अनकल्टिवेटेड छोड़ा गया है। तो वो 2-4 वर्ष के लिए ऐसे किया जा सकता है, लेस देन या मोर देन 5 ईयर हो सकता है वो। तो इसमें ऐसी ज़मीन आती है। ठीक है, तो इसी की आगे जो नेक्स्ट कैटेगरी हमारी है वो कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड है। ठीक, तो जिसमें एक आती है करंट फॉलो लैंड यानी चालू पड़ती भूमि। वो भूमि जिसके ऊपर अभी तक हम खेती कर रहे थे, ठीक है, अभी उसको छोड़ा गया है एक एग्रीकल्चर सीजन्स या एक कृषि ईयर्स तक। ठीक है, तो ऐसी भूमि को जो आती है उसको हम करंट फॉलो लैंड कहते हैं। देन एक नेक्स्ट कैटेगरी आती है आपकी फॉलो लैंड अदर देन करंट फॉलो लैंड, यानी इसको हम दूसरे शब्दों में कहें कि पुरातन पड़ती भूमि, जिसको पिछले 5 साल से उसके ऊपर कोई खेती नहीं की गई है। ठीक है, वो मोर देन 1 ईयर हो सकती है या लेस देन 5 ईयर हो सकती है। ऐसी भूमि जिस पर पिछले एक कृषि ऋतु से या एक से अधिक कृषि ऋतुओं से और कह सकते हो कि पिछले 5 सालों से उसके ऊपर कोई खेती नहीं की गई है। उसके बीच में कोई भी एक हो सकता है, भाई 1 ईयर हो सकता है, एक सीजन से ज़्यादा हो सकता है। इस वाली में तो क्या था कि अभी हम खेती करते आ रहे थे, अभी उसको खाली छोड़ा है ताकि उसकी जो फर्टिलिटी है वो बूस्ट हो जाए। तो ये तो होगी करंट फॉलो लैंड। लेकिन जो नेक्स्ट वाली कैटेगरी है अदर देन करंट फॉलो लैंड, वो होती है कि जिसको आज से या तो 5 साल पहले, 4 साल पहले, 3 साल पहले, 2 साल पहले, 1 साल पहले या 6 महीने पहले खाली छोड़ दिया गया था, तो उसकी फर्टिलिटी थोड़ी सी बूस्ट हो गई होगी, तो उस पर अभी हम खेती कर सकते हैं। तो ये है पुरातन पड़ती भूमि। देन आता है नेक्स्ट कैटेगरी नेट जोन एरिया, कुल बोया गया क्षेत्र, यानी ज़मीन का वो हिस्सा जिस पे एक्चुअल में हार्वेस्टिंग यानी क्रॉप्स होती हैं, यानी उसके ऊपर क्रॉप्स का सोन यानी बिजाई होती है, क्रॉप्स की बिजाई उस पर की जाती है और उस पर हम फसलों की कटाई हार्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये आता है नेट जोन एरिया, कुल बोया गया क्षेत्र। ठीक है, यानी नेट जोन एरिया का मतलब यहाँ पर शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, टोटल जो जिस पे हम इस समय खेती कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसकी एक कैटेगरी रहेगी। देन आता है लैंड यूज चेंजेस इन इंडिया। देखो क्या होता है कि समय के साथ साथ ज़मीन का जो लैंड यूज है वो बदल जाता है। हो सकता है कि जो ज़मीन कभी वेस्ट लैंड थी या बैरेन लैंड थी, टेक्नोलॉजी आई तो हमने उसको एग्रीकल्चर लैंड के अंदर कन्वर्ट कर दिया। फिर समय के साथ साथ डेवलपमेंट हुआ और हमने एग्रीकल्चर लैंड पर उसको गवर्नमेंट ने ऑक्यूपाई कर लिया और उसके ऊपर कोई रेजिडेंशियल सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्लान कर दिया। तो बाद में धीरे धीरे अब उसका लैंड यूज चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अभी दिल्ली से मुंबई के बीच में न्यू ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाया गया।
तो वो उन सारे एरिया, अब वो पहले कहीं ना कहीं कोई बैरेन लैंड होगी, कोई एग्रीकल्चर लैंड होगी, अब वहाँ से एक बड़ा हाईवे निकाल दिया गया है, तो अब उसकी लैंड यूज कैटेगरी चेंज हो गई। इसी प्रकार से हरियाणा में एक हाईवे बनाया गया जिसको हम ट्रांस हरियाणा हाईवे बोलते हैं, जो पंचकुला से लगभग महेंद्रगढ़ तक जाता है। इसी प्रकार से एक नया एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है जो KMP कुंडली मानेसर पलवल हाईवे बहादुरगढ़ के पास से शुरू होता है और वो ट्रांस हरियाणा से क्रॉस करते हुआ अमृतसर से होता हुआ कटरा माता वैष्णो देवी तक जाने वाला है, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो वो भी एग्रीकल्चर लैंड रही है। तो अब वो जहाँ से वो हाईवे निकल गया तो अब उसकी लैंड यूज कैटेगरी चेंज हो गई है। तो यहाँ पर आपसे यही वाला टॉपिक पूछा गया है कि लैंड यूज कैटेगरी में चेंज क्यों आता है, तो वो कैसे आप उसको डिफाइन करोगे। तो इसमें आप यहाँ पर बताओगे कि समय के साथ साथ जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्रीज होती हैं उसके कारण से जो ओवर द टाइम लैंड की यूज का जो कैटेगरी है वो चेंज हो जाती हैं और उस नेचुरल रिसोर्स का जो फिक्स्ड टर्म थी वो भी चेंज हो जाती है। यानी पहले मान लो वो किसी प्रकार की बैरन लैंड थी, फिर वो एग्रीकल्चर लैंड थी, बाद में हो सकता है कि वो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बन गया हो या इंडस्ट्रियल एरिया बन गया हो या उसके ऊपर कोई रोडवेज या रेलवेज का डेवलपमेंट हुआ हो। तो इस प्रकार से और ये चेंजेस क्यों आएंगे, ये चेंजेस आएंगे साइज ऑफ इकोनॉमी। जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी ग्रो करती है तो हमें गुड्स और सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है और उनके प्रोडक्शन के लिए हमें ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है और वो धीरे धीरे उसकी जो चेंज है वो आते चले जाते हैं, जिसके कारण से ज़मीन पर प्रेशर पड़ता है। यानी ज़मीन का टाइम के अनुसार और जो यूजेज है वो चेंज होता है और उसको ऑक्युपाई करना पड़ता है और उसको चेंज करना पड़ता है। देन आता है आपका कॉम्पोजिशन ऑफ द इकोनॉमी। जैसे जैसे इकोनॉमी, मान लो कि आपकी इकोनॉमी एक तो प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड हो, दूसरी आपकी औद्योगिक क्षेत्र पे डेवलप हो जाए, फिर तीसरे और ग्रोथ करते करते हम सर्विस सेक्टर की ओर चले जाएं, तो धीरे धीरे जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी तो इकोनॉमी ग्रो करती है तो प्राइमरी जो सेक्टर है उसके अंतर्गत ज़मीन जो हमारी वो एग्रीकल्चर के अंतर्गत आती है, यानी ज़्यादातर एग्रीकल्चर सेक्टर में आती है। लेकिन जैसे 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 इंडिया का यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, लेकिन जैसे जैसे ये प्रोसेस बढ़ती है तो हमारा जो लैंड यूज का यूजेज है वो धीरे धीरे नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ की ओर शिफ्ट हो जाता है, जैसे जैसे डेवलपमेंट इंक्रीज होती जाती है किसी भी इकोनॉमी में। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी ग्रो करती है तो ये हमारा लैंड यूज बदल जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें शार्प चेंजेस आते हैं जैसे जैसे हमारा जो इकोनॉमी डेवलप होती है या रूरल एरिया से हम अर्बन एरिया की ओर शिफ्ट होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि जैसे ही कोई कंट्री डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री की ओर या डेवलप्ड सेक्टर की ओर ग्रो करती है तो लैंड यूज की कैटेगरीज भी चेंज होती है। जैसे जैसे जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंक्रीज होता है तो भी हमारा लैंड यूज कैटेगरीज चेंज होती हैं। इसमें आप यहाँ पर कुछ ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप अध्ययन करके रखिए। तो ये आपसे कई बार पूछेगा कि ये जो डाटा है इधर फर्स्ट डाटा 1950-51 का दिखाया गया है और दूसरे वाला डाटा जो डार्क दिखाया गया है वो 2014-15 का। तो ये आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाएगा कि किस प्रकार से किस कैटेगरीज में इंक्रीज हुआ है। जैसे आप यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए आपको बताना चाहूँ तो जैसे मान लो फॉरेस्ट की बात करें तो 1950 से लेके और वो 2014-15 तक वो इंक्रीज हुए हैं। इसी प्रकार से यहाँ आप देखेंगे तो जो बैरेन लैंड है तो ये पहले ज़्यादा थी, अब ये कम हो गई है, यानी इसको हमने कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट किया है। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि जो परमानेंट पॉस्चर या ग्रेजिंग लैंड है वो पहले की तुलना में थोड़ी सी प्लस हुई है।
इसी प्रकार से जो मिसलिनियस क्रॉप्स के अंतर्गत हमारी ज़मीन जो यूज होती थी वो अब कम हुई है, यानी अब हम कोई ना कोई फिक्स एग्रीकल्चर कर रहे हैं। इसी प्रकार से कल्चर लेवल वेस्ट लैंड है, ये भी थोड़ी सी पहले की तुलना में कम हुई है। करंट फॉलो लैंड में भी यही हाल है कि ये भी पहले से कम हुई है, लेकिन करंट जो फॉलो लैंड है ये पहले से इंक्रीज हुई है। और ये मैंने यहाँ पर बोल दिया फॉलो लैंड अदर देन करंट फॉलो लैंड, ये कम हुई है, और जो करंट फॉलो लैंड वो हमारी इंक्रीज हुई है। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे कि जो नेट शोन एरिया है वो पहले की तुलना में प्लस हुआ है। तो ठीक है, तो इस प्रकार से आपने ये सारे डायग्राम को अध्ययन करके रखना है जो आपसे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जाएगा। और इसी को आप यहाँ पर भी इस पैराग्राफ में पढ़ सकते हैं जो आपको डिस्प्ले उसमें अपने थ्योरेटिकल क्वेश्चन में भी लिखने के लिए ये पूछा जा सकता है। तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर अब अवॉइड कर देता हूँ, आप इसको खुद रीडिंग इसकी ले लीजिए। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक यहाँ पर आता है लैंड यूज इन इंडिया, तो जिसको हम आगे एग्रीकल्चर के रूप में पढ़ेंगे। और एक यहाँ पर आप ये पढ़ लीजिए कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। कभी आपसे ये 2 या 3 नंबर का, मोस्टली आपके पेपर में तो 3 नंबर का क्वेश्चन ही आएगा, तो 3 नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछ लिया जाता है। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स वे रिसोर्स होते हैं जो सबके साझे होते हैं, जैसे पंचायत की लैंड हो सकती है, अर्बन एरिया के अंदर म्यूनिसिपैलिटी का पार्क हो सकता है, कोई रोड हो सकता है, तो जो सबके लिए है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। कभी कभी इसको शॉर्टली CPRs भी बोला जाता है। ये किसी प्राइवेट सोसाइटी के अंतर्गत भी हो सकता है, जो प्राइवेट कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स हो सकता है। जैसे आजकल मान लो बहुत सारी सोसाइटीज़ बनाई जाती हैं, रेजिडेंशियल सोसाइटी या रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, तो उसके अंतर्गत जो पार्क होते हैं तो वो उस एरिया के लोगों की ही कॉमन प्रॉपर्टी होती है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपसे कभी कभी पूछेगा, तो इसको आप यहाँ से तैयार रखिए। नेक्स्ट जितने भी आपके ये डायग्राम ऐसे आते हैं तो उनको आप जरूर तैयार रखिए जो पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पर एक नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, दैट इज क्रॉप इंटेंसिटी, जिसको हम CI बोलते हैं शॉर्टली फॉर्म में। तो इसको हिंदी भाषा में कहें तो फसल गहनता बोली जाती है। फसल गहनता का मतलब है कि किसी एक एग्रीकल्चर लैंड पर एक साल में कितनी फसलें हम उस पर ले रहे हैं, दैट इज क्रॉप इंटेंसिटी। ठीक है, तो क्रॉप इंटेंसिटी को हम निकाल लेंगे कैसे, तो उसके लिए एक मेथड होता है, इसको हम परसेंटेज में निकालते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आता है जो ग्रॉस, जो आपका GCA इसको बोलते हैं, यानी ग्रॉस कल्टीवेटेबल एरिया। ठीक है, तो कुल जो फसल जिस पे हम बो सकते हैं वो एरिया, और उसमें नेट सोन एरिया, उससे इसको डिवाइड कर देते हैं और मल्टीप्लाई बाई 100 कर देते हैं, तो हमारे को जो है क्रॉप इंटेंसिटी मिल जाती है कि यानी उस ज़मीन पर एक साल में हम कितनी फसलें ले सकते हैं। इसको आप यहाँ से भी थोड़ा पढ़ सकते हैं, तो जिसके माध्यम से आप इसका जवाब दे पाएंगे, क्योंकि आपको ये लिखने के लिए भी थोड़ा बहुत आता है, यानी 3 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। लेकिन कभी कभी 1 नंबर के क्वेश्चन में ये आपसे केवल ये मेथड भी पूछ सकता है कि क्रॉप इंटेंसिटी का मेथड क्या होगा, तो ये आप बताएंगे ग्रॉस कल्चरेबल एरिया, यानी कुल कृषि योग्य भूमि, डिवाइड बाई नेट सोन एरिया, यानी कुल बोया गया क्षेत्र, मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये क्रॉप इंटेंसिटी यानी फसल गहनता आप इसके माध्यम से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट 3 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि क्रॉपिंग सीजन क्या होते हैं, क्रॉपिंग सीजन, और भारत में क्रॉपिंग सीजन कौन से होते हैं। तो क्रॉपिंग सीजन का मतलब होता है वो सीजन जिसके अंतर्गत कोई एक फसल बोई जाती है। तो भारत में 3 प्रकार के क्रॉपिंग सीजन होते हैं, खरीफ, रबी एंड जायद। जायद फसलें इसको बोला जाता है, हिंदी में जायद बोलते हैं। ठीक है, तो और
3 प्रकार की ये फसलें एग्रीकल्चर सीजन होते हैं। यहाँ आप इसको ऊपर पैराग्राफ में लिखने के लिए पढ़ सकते हैं, मैं आपको ब्रीफली इस एक टेबल के माध्यम से इसको कंप्लीट करा देता हूँ। सबसे पहले बात आती है खरीफ क्रॉप्स की। तो खरीफ क्रॉप्स की बिजाई यानी सोहन का सीजन होता है जून जुलाई, और इसकी कटाई का सीजन होता है सितंबर अक्टूबर। ठीक है, इसमें ये काट ली जाती हैं। इनको जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा चाहिए, टेम्परेचर इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इनकी रेनफॉल की अगर बात करें, रेनफॉल की, तो वो भी इनको बहुत ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो इसमें ज़्यादातर जो फसलें बोई जाएंगी वो राइस, इसकी मुख्य फसल होती है यानी चावल, कपास, बाजरा, मेज यानी मक्का, ज्वार और तूर मीन्स यहाँ पर अरहर है। अरहर ये एक प्रकार की दाल होती है। ठीक है, तो ये इसमें बोए जाते हैं। इसी प्रकार से साउथ इंडिया की अगर बात करें तो साउथ इंडिया में भी लगभग यही फसलें बोई जाती हैं, बस उसमें एक दो रागी, ज्वार और ग्राउंड नट यानी मूंगफली। ठीक है, तो ये फसलें इसमें बोई जाती हैं। तो ये इसकी कॉमन फसलें होती हैं। आप इसमें क्या लिखेंगे, तो खरीफ ऋतु जो है ग्रीष्मकालीन समर सीजन में, ठीक है, ये समर सीजन की फसलें होती हैं। ओके, खासकर नॉर्थ इंडिया में। साउथ इंडिया में तो ऑल ओवर ईयर लगभग एक जैसा ही मौसम रहता है। तो ये खरीफ ऋतु की फसल है। देन आती है रबी क्रॉप्स, और रबी क्रॉप्स की शुरुआत होएगी खरीफ की वो समाप्ति का, खरीफ का वो हार्वेस्टिंग सीजन होगा, रबी का वो सोइंग सीजन होता है, यानी अक्टूबर और नवंबर में। अक्टूबर नवंबर में रबी सीजन की शुरुआत होती है। मार्च अप्रैल में इस फसलों की कटाई होती है, यानी हार्वेस्ट का सीजन होता है। जो आप बैसाखी फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं पंजाब हरियाणा में, तो ये बैसाखी जो होता है ये रबी क्रॉप्स का हार्वेस्टिंग सीजन होता है। अब इनके यदि टेम्परेचर की बात करें तो रबी क्रॉप्स को टेम्परेचर कम चाहिए, टेम्परेचर इनको कम चाहिए, यानी बहुत मिनिमम टेम्परेचर की ज़रूरत रहती है, अबाउट 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास। देन अगर इनकी रेनफॉल की बात करें तो रेनफॉल भी इनको कम चाहिए। तो ये आप मान लीजिए नॉर्मली 75 सेंटीमीटर एंड लेस इसको ज़रूरत होती है। और इसके अंदर जो WD वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होने वाली बारिश होती है वो इसके लिए लाभदायक होती है। और इसकी प्रमुख फसल होती है गेहूँ, व्हीट, ग्राम यानी चना, रीप सीड्स, इसके अलावा मस्टर्ड यानी ऑयल सीड, बैरली यानी ये आपका आएगा जौ, तो ये इसमें बोई जाती हैं। इसके अलावा साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया में इसमें राइस, मेज, रागी, ग्राउंड नट, ज्वार, ये सब फसलें नॉर्मली बोई जाती हैं। देन आता है जायद फसलें। तो वे एक प्रकार का बहुत छोटा सीजन होता है जो खासकर नॉर्थ इंडिया में होता है कि जब समर सीजन ख़त्म होता है, समर सीजन मीन्स यहाँ पर खरीफ क्रॉप्स, तो खरीफ क्रॉप्स ख़त्म होती हैं वो होती हैं मार्च अप्रैल में। ठीक है, मार्च अप्रैल में। और जो रबी फसलें हैं, एक मिनट, जो समर खरीफ फसलें ना, खरीफ, तो इसकी तो ये शुरुआत होएगी जून जुलाई में, जून जुलाई में जब ये बोई जाएंगी। और जो ये अपना विंटर क्रॉप्स होती हैं, विंटर क्रॉप्स जिसको हम बोलते हैं रबी क्रॉप्स, तो रबी क्रॉप्स की समाप्ति होगी मार्च अप्रैल में। तो जो बीच का सीजन है ना, एक महीना लगभग, एक महीना, ये मान लीजिए कि आधे अप्रैल से बाद का, और मई और जून की 15 तारीख से पहले का, यानी आप ये मान लीजिए कि 15 अप्रैल से लेके और 15 जून तक, तो लगभग ये 1 से 2 महीना जो होता है, इसमें जो फसलें बोई जाती हैं उनको हम बोलते हैं जायद फसलें। और इसमें ज़्यादातर वे फसलें बोई जाती हैं जो सब्जियां होती हैं, या वो फ्रूट्स होते हैं, या वो चारे की फसलें होती हैं, फोडर्स क्रॉप्स होती हैं। तो ये आप इसमें बताएंगे। ठीक है, तो ये आप यहाँ से सारा लिख भी सकते हैं, तो लिखने का है आपका वो सारा यहाँ पर दिया गया है। देन आपका आता है टाइप्स ऑफ फार्मिंग। टाइप्स ऑफ फार्मिंग का मतलब कि खेती करने के तरीके। तो इसके आधार पर हम मॉइस्चर के आधार पर, जो खेतों में नमी होती है उसके आधार पर हम फसलों को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। ठीक है, फार्मिंग के आधार पर, मॉइस्चर के आधार पर और खेती करने के
जो फसलों को जो मॉइस्चर चाहिए उसके आधार पर। तो दो तरीके से हम फार्मिंग को क्लासीफाई करेंगे, एक होएगा इरीगेटेड और एक होएगा रेन फीड यानी बरानी। इरीगेटेड को हम बोलेंगे वेट एग्रीकल्चर, वेट एग्रीकल्चर, ठीक है। और जो ये वाली होएंगी इसको हम बोलेंगे ड्राई एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर कहिए या आप क्रॉप्स कह सकते हैं। तो यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ इसको। तो वेट एग्रीकल्चर में या इरीगेटेड एग्रीकल्चर में आप बताएंगे कि वे फसलें बोई जाती हैं जिनको ज़्यादा मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, या तो उस सीज़न में ज़्यादा रेनफॉल होना चाहिए, जैसे खरीफ क्रॉप्स के अंदर राइस होती है तो इसको अधिक बारिश की ज़रूरत होती है। इसी प्रकार से जो रेन फीड या बरानी एग्रीकल्चर है इसके अंतर्गत वे, और हाँ वेट एग्रीकल्चर में आप बताएंगे कि इसके अंतर्गत वे फसलें बोई जाती हैं जो बारिश पे डिपेंड होती हैं, और बारिश अगर नहीं होती है तो इसमें आर्टिफिशियली रूप से हम इरिगेशन करते हैं, सिंचाई करते हैं, चाहे वो कैनाल से हो, ट्यूबवेल से हो, वेल से हो। जैसे इसमें आप वेट एग्रीकल्चर के अंतर्गत जो बोई जाने वाली क्रॉप्स हैं उसमें दो तीन फसलें आप बता देंगे, जैसे राइस है, जैसे जूट है, जैसे शुगर केन है, इनको अधिक पानी की ज़रूरत रहती है। रेन फीड या बरानी एग्रीकल्चर में आप बताएंगे कि इसमें वो फसलें बोई जाती हैं जो ड्राई एग्रीकल्चर के अंतर्गत आती हैं, जिसको कम पानी की ज़रूरत होती है, जैसे ज्वार है, बाजरा है, ठीक है, ग्राम यानी चना है, तो जिनको कम पानी की ज़रूरत होती है। तो यदि हम वेट एग्रीकल्चर की बात करें तो ये होता है यूपी में, बिहार में, बंगाल में। और बरानी एग्रीकल्चर की बात करें तो साउथ वेस्ट हरियाणा, साउथ वेस्ट पंजाब, इसके अलावा राजस्थान, तो इन सब के अंदर इस प्रकार की ड्राई एग्रीकल्चर की जाती है। साउथ इंडिया के भी उस हिस्से में ड्राई एग्रीकल्चर ली जाती है जो रेन शैडो एरिया रह जाता है, यानी वेस्टर्न घाट का ईस्टर्न पार्ट, जिसमें महाराष्ट्र का मराठवाड़ा, तेलंगाना, रायलसीमा, ठीक है। तो इस प्रकार के कुछ एरिया हैं जिसमें ड्राई एग्रीकल्चर ली जाती है। तो ये आप इसमें से बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको पढ़ भी सकते हैं, तो मैंने ये आपको शॉर्टली पहले ही बता दिया। देन आता है आपके जो टॉपिक है वो है फूड ग्रेन्स यानी अनाज। तो इसके अंतर्गत आप सबसे पहले पढ़ेंगे कीरल्स, ये यानी खाद्यान्न, वे अनाज जिनका प्रयोग हम खाने में करते हैं। तो सबसे पहले तो आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा कि भारत में कीरल्स के अंतर्गत यूज किए जाने वाले टोटल जो एरिया है वो कितना है। भारत का 54% जो टोटल क्रॉप्ड एरिया है वो कीरल्स के अंतर्गत आता है, यानी खाद्यान्नों के अंतर्गत आता है। और हम यदि देखें तो हम दुनिया का 11% अनाज उत्पन्न करते हैं, और दुनिया में तीसरे स्थान पर हम हैं, थर्ड रैंक है हमारा वर्ल्ड में, चाइना और यूएसए के बाद। और इंडिया जो है वैरायटी ऑफ कीरल्स यानी खाद्यान्न उत्पन्न करता है, जिसके अंतर्गत फाइन ग्रेन्स के अंदर यानी मुख्य अनाज जिसमें राइस और व्हीट हैं, इसके अलावा कोर्स ग्रेन्स यानी गौण फसलें जिसमें ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, ये सब आती हैं। इनको आप मोटे अनाज भी कह सकते हैं, ठीक है। और इस आधार पर जो है आगे का हमारा चैप्टर अब ग्रो करेगा कि जिसमें आपने ये सारी चीज़ें अलग अलग डिफाइन करनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है राइस। तो राइस जो है वो एक स्टेपल फूड है, यानी भारत की मुख्य फसल है, और इसको मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स यूज करते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर। ये सबसे पहली क्रॉप्स हैं, इंडिया में भी फर्स्ट क्रॉप है जो सबसे ज़्यादा यूज की जाती है। ये फसल ज़्यादातर ट्रॉपिकल ह्यूमाइड एरिया में बोई जाती है, यानी उष्ण आर्द्र क्षेत्रों में बोई जाती है, और दुनिया में इसकी 3000 से ज़्यादा वैरायटीज़ बोई जाती हैं, ठीक है। अलग अलग जो एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स हैं यानी कृषि जलवायु प्रदेश हैं उनमें। और ये समुद्र तल से लेकर यानी सी लेवल के जो एरिया होते हैं, कोस्टल प्लेन, वहाँ से लेकर 2000 मीटर की ऊंचाई तक इस फसलों को बोया जाता है। और आर्द्र भूमि से लेकर जो भारत के पूर्वी तटीय भूमि आर्द्र भूमि है वहाँ से लेकर, और वेस्ट में जो ड्राई लैंड है या एग्रीकल्चर्ड एरिया है, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, नॉर्दर्न राजस्थान, इन सब में भी इसकी फसल बोई जाती है। जहाँ साउथ इंडिया की अगर बात करें और वेस्ट बंगाल की,
वहाँ की क्लाइमेट कंडीशन इसके ज़्यादा फेवरेबल हैं और वहाँ पर एक साल में 2 या 3 फसलें इसकी ले ली जाती हैं और इन फसलों को अमन, ओस और बोरो कहा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, आपसे पूछेगा कि ओस, अमन और बोरो क्या है। तो एक ही साल में कोस्टल राज्यों में और बंगाल में 3-3 फसलें बोई जाती हैं चावल की, जिनको ओस, अमन और बोरो कहा जाता है। इट विल बी ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, तो याद रखेंगे आप। खासकर ये बंगाल में इस प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक इसी में आप रखेंगे कि हिमालय में और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री ये खरीफ क्रॉप्स के अंतर्गत बोया जाता है। खरीफ क्रॉप्स मीन्स यानी जून जुलाई से लेकर और अक्टूबर नवंबर तक ये फसलें बोई जाती हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मानसून का अराइवल सीजन। और यदि हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में जो चावल का प्रोडक्शन होता है वो वर्ल्ड का सेकंड रैंक है हमारा प्रोडक्शन में। वर्ल्ड का लगभग हम 22% चावल पैदा करते हैं और चाइना के बाद 2018 के अनुसार हमारा सेकंड रैंक है। और यदि हम क्रॉप्ड एरिया की बात करें तो 1/4 ऑफ टोटल क्रॉप्ड एरिया इन द कंट्री इज अंडर राइस कल्टीवेशन। भारत का 1/4 हिस्सा, 1/4 मीन्स लगभग 25% हिस्सा जो वो राइस के अंतर्गत आता है, ठीक है। और यदि हम स्टेटों की बात करें कि किन स्टेट में राइस होता है तो वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, इन सब के अंदर ये खासकर यूपी में और पंजाब में, हरियाणा में तो इरिगेशन की हम मदद लेते हैं। और यदि हम यील्ड लेवल की बात करें राइस की प्रति एकड़ या प्रति हेक्टेयर उपज की बात करें तो उसमें पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल और केरला, इनका रैंक ऊपर आता है। इसी प्रकार से यदि हम पहले 4 राज्यों की बात करें जिसमें एंटायर लैंड अंडर राइस कल्टीवेशन आती है इरिगेशन की, तो वो हैं आपके जो हैं पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, यूपी। तो इन सब के अंतर्गत हम इरिगेशन के माध्यम से चावल की खेती करते हैं, खासकर पंजाब में, हरियाणा में, वेस्टर्न यूपी में। हालांकि पंजाब, हरियाणा जो है ये इसके ट्रेडिशनल एरिया नहीं है, परंपरागत रूप से ये इसके फेवरेबल नहीं है। हालांकि हम इरिगेशन की मदद से राइस की खेती इन एरिया में करते हैं क्योंकि यहाँ पर क्लाइमेट काफ़ी गर्म होती है जून जुलाई के महीनों के अंतर्गत। फिर भी ग्रीन रेवोल्यूशन जो 1966-1967 में देश भर में आई, जिसको हम पैकेज टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, तो उसके अंतर्गत भारत में, हरियाणा में, पंजाब में, वेस्टर्न यूपी में प्रोडक्शन जो है काफ़ी इंक्रीज हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन के अंतर्गत राइस का। तो जिसके अंतर्गत हमने हाई वैरायटी की या जो जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिड सीड वो यूज किए। इसके अलावा फर्टिलाइजर्स इसके अंतर्गत यूज किए, पेस्टिसाइड्स का यूज किया। इसके अलावा क्रॉप्स इंटेंसिटी हमने इंक्रीज की, या वही जो क्लाइमेटिक कंडीशन थी उसमें इरिगेशन की मदद ली, खेतों का इलेक्ट्रिफिकेशन किया। तो ये सब आप इसमें पढ़ेंगे। इसी प्रकार से बीच में यदि मैप आता है तो आप देखेंगे तो ये जो कोस्टल एरिया हैं, ये वाले जो कोस्टल एरिया हैं, तो इन सब के अंदर जो है इरिगेशन राइस जो है सबसे ज़्यादा बोया जाता है। ये वाला एरिया भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, ठीक है। इन वाले एरिया में पंजाब, हरियाणा में यहाँ पर ये गोंड एरिया रहेंगे, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, तो ये सब गोंड एरिया इसके हैं। तो ये इसका रहेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जो कोस्टल तो हैं लेकिन उसके अंतर्गत प्रोडक्शन कम है, पर यील्ड की बात करें, उपज की बात करें तो उसमें लो है। तो वो एरिया है खासकर रेन फीड के एरिया, जहाँ पर केवल बारिश के आधार पर चावल की खेती होती है, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा ये शामिल हैं। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में राइस का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, उसमें हमारा जो इरिगेशन है वो काफ़ी मदद करता है,
ठीक है। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट हम टॉपिक देख लेते हैं, वो है वीट। तो वीट के अंतर्गत बात करेंगे, ये सेकंड मोस्ट जो क्रॉप्स है, फसल है जो भारत में बोई जाती है राइस के बाद, ठीक है। और दोनों की कंडीशन अलग हैं। राइस जो होती है वो क्रीप क्रॉप्स होती है, समर सीजन में बोई जाती है, उसको हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई रेनफॉल चाहिए, और वो खासकर भारत के पूर्वी हिस्सों में और कोस्टल हिस्सों में बोई जाती है। लेकिन गेहूं इसका बिल्कुल अपोजिट है। गेहूं विंटर सीजन में बोया जाएगा, रबी सीजन की फसल है, टेम्परेचर कम चाहिए, रेनफॉल कम चाहिए, और वेस्टर्न इंडिया में ये बोया जाता है। तो ये चावल के बाद सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कीरल्स क्रॉप्स हैं, खाद्यान्न है। और विश्व का 12% चावल हम लगभग 22% पैदा करते थे, तो ये लगभग एवरेजली अगर राउंड अबाउट करें तो 13% हम पैदा कर रहे हैं 2017 के अनुसार। वर्ल्ड का गेहूं भारत में पैदा होता है, और ये भारत में खासकर टेम्परेट जोन की फसल है, यानी शीतोष्ण एरिया, जो एक बार गर्म और एक बार ठंडे एरिया रहते हैं, उन प्रदेशों में ये बोया जाता है। और विंटर सीजन के अंतर्गत इसकी बिजाई होती है। ये रबी सीजन की फसल है। और यदि हम बात करें तो लगभग 85% जो टोटल एरिया है जो इसके अंतर्गत आता है वो भारत के उत्तर में है या सेंट्रल इंडिया में आता है, ठीक है। जिसके अंतर्गत आप कह सकते हैं इंडो गंगेटिक प्लेन, यानी सिंधु गंगा का मैदान, जिसमें पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी ये सब शामिल है। मालवा प्लेट्यू जो राजस्थान का पूर्वी भाग और मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग इसमें शामिल है। हिमालयन रीजन जिसके अंतर्गत लगभग 2700 मीटर की ऊंचाई तक गेहूं की खेती हो जाती है। ये एक रबी क्रॉप्स होती हैं जिसको कम तापमान की ज़रूरत पड़ती है, कभी कभार इसको हल्की फुल्की सिंचाई की आवश्यकता रहती है, तो उन एरिया में ये फसलें बोई जाती हैं। किसी किसी एरिया में हिमालय में ये रेन फीड के आधार पर भी होती हैं। मालवा प्लेट्यू में भी और मध्य प्रदेश में भी ये केवल बरसात के आधार पर ही गेहूं की खेती ली जाती है। इसके अलावा यदि हम गेहूं की बात करें तो इसके अंतर्गत जो भारत का जो टोटल क्रॉप एरिया है उसका लगभग 14% गेहूं के अंतर्गत आता है। चावल में आपने देखा था कि वो इससे कहीं ज़्यादा है, ठीक है। इसके अंतर्गत जो प्रमुख राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान ये इसके लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं, यानी इनमें गेहूं की खेती सबसे ज़्यादा होती है। यदि हम यील्ड की यानी उपज की बात करें तो उपज की जो है वो बहुत हाई है भारत में, लगभग 4000 किलोग्राम पर हेक्टेयर। यहाँ HA मीन्स हेक्टेयर है, हेक्टेयर मीन्स लगभग 2.5 एकड़ की जो एरिया होता है वो 1 हेक्टेयर के बराबर होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा आता है नंबर पंजाब का, फिर हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, ठीक है। तो ये इनका इस प्रकार से आप रैंकिंग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर इन सब में भी गेहूं की खेती की जाती है। तो आज के लिए इतना ही। हम बाकी की फसलों का अध्ययन नेक्स्ट सेकंड पार्ट में करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।